मैं आपको इस चीज़ की एग्जांपल दे रहा था कि अब दो स्पैनर्स हैं, इनकी लेंथ चेंज है। अब आपको पता है टॉर्क जो होता है वो फोर्स और उसकी मोमेंट आर्म यानी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन और जहाँ जिस पॉइंट पे फोर्स द पॉइंट वेयर द फोर्स इज एक्टिंग वो होता है डिस्टेंस। तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो अब क्या है कि अगर मुझे एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टॉर्क जनरेट करवाना है, यानी अगर समझ लो एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टॉर्क से ये बोल्ट खुल जाता है, ठीक है। ये अब ये बोल्ट बहुत टाइट है, तो अगर मैं छोटा स्पैनर यूज़ करूँगा तो उसकी लेंथ कम होगी। अगर लेंथ कम होगी तो मुझे फोर्स बहुत ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या होता है कि मैं एक लंबा स्पैनर ले लेता हूँ जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो अब ये लेंथ बढ़ गई है। अब अगर लेंथ बढ़ गई है तो मैं अगर फोर्स कम भी लगाता हूँ तो ये टॉर्क उतना ही जनरेट करेगा और ये आराम से बोल्ट खुल जाएगा। तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी आपको पता चल गई, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये, और मोमेंट आर्म भी पता चल गया, डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पॉइंट वेयर द फोर्स इज एक्टिंग। ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स आपको बता देते हैं यहाँ पर। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के अंदर क्या आता है कि अब आपको पता है कि या तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट से फिक्स है। अगर मैं डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करूँगा तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा इस तरह। अगर मैं अपवर्ड फोर्स अप्लाई करूँगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब उसके ऊपर टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क और उसका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है, क्लॉकवाइज टॉर्क और उसका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जब सेम हो जाता है तो उस टाइम जो होता है वो एक बैलेंस फॉर्म में आ जाता है, बैलेंस कंडीशन अप्लाई हो जाती है। तो वो उससे हम इस चीज़ को प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहते हैं। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अगर फोर्स अपवर्ड लगाओ तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और अगर फोर्स डाउनवर्ड लगाओ तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होती हैं, अगर इनका जो सम है किसी भी एक बॉडी के ऊपर जब वो बैलेंस हो जाती हैं, यानी ये दो फोर्सेस जब बैलेंस हो जाएंगी आपस में, ठीक है, अगर ये एक फोर्स इसको डाउनवर्ड लग रही है और इसी के साथ इसी के ऊपर एक मैं फोर्स अपवर्ड भी लगा दूं तो इसकी क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बैलेंस हो जाएगी। तो ये अब चीज़ रोटेट नहीं करेगी। इसी चीज़ को हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहते हैं। बॉडी इज बैलेंस विद द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है। अब देखें इसके अंदर सीसॉ की एग्जांपल लेते हैं। अब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हम इसको कहते हैं फल्क्रम या फिक्स पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन या पिवट पॉइंट। अब दोनों बच्चों का अगर सेम वेट है तो यानी दोनों की फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं, तो इनका जो अगर सेम वेट है तो सेम डायरेक्शन है तो क्या होगा, जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो एक दूसरे के साथ बैलेंस आउट हो जाएंगे। तो ये अब ऑब्जेक्ट जो सीसॉ है ना वो मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी डायरेक्शन में डायरेक्शन ओपोजिट सेम ही है लेकिन एक लार्ज ऑब्जेक्ट वेट है और एक स्मॉल वेट है, अब क्या होगा, लार्ज वेट जो होगा वो एक पिवट पॉइंट एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगा। ठीक है। अब वेट ज़्यादा है, ठीक है, या फिर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। अभी ये वाली एग्जांपल आप इग्नोर करें, अभी मैं आपको वैसे ही जनरल बता रहा हूँ कि अगर इसका वेट ज़्यादा है और इसका वेट कम है तो इसकी जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगी और क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो कम हो जाएगी। तो अब ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं करेंगी तो ये सीसॉ नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन अब इसके अंदर क्या किया हुआ है, इस एग्जाम्पल में ये कहा गया है कि अब देखें ये कम वेट है और उसने इसका देखें फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ज़्यादा है, जबकि ये ज़्यादा वेट है लेकिन इसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कम है। तो क्या होगा, मैंने जिस तरह आपको पिछली एग्जांपल दी थी, या तो डिस्टेंस फोर्स ज़्यादा कर लो, अगर आप फोर्स ज़्यादा कर लेते हो और डिस्टेंस कम कर देते हो, फोर्स ज़्यादा करते हो और डिस्टेंस कम कर देते हो तो ये टॉर्क उतना ही रहता है। या फिर अगर आप फोर्स कम कर देते हो, फोर्स कम कर दो या डिस्टेंस ज़्यादा कर दो तो ये जो टॉर्क होगा ये दोनों बराबर ही हो सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये भी बैलेंस कंडीशन में है, वेट दोनों का सेम है और सेम पॉइंट पे ये बैठे हुए हैं। या फिर अगर ये ज़्यादा वेट है तो ये आगे बैठा हुआ है यानी डिस्टेंस कम है इसका पिवट पॉइंट से, और अगर ये कम वेट है तो ये इसका डिस्टेंस ज़्यादा है पिवट पॉइंट से, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। तो ये आ गया। अब सेंटर ऑफ मास में आपको बता देता हूँ, जिस तरह ये पिवट पॉइंट था, अब पिवट पॉइंट के अराउंड ही एक सेंटर पॉइंट जनरेट हो जाता है, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम जिससे कहते हैं। जिस पॉइंट के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट लाई करता है तो उसे सेंटर पॉइंट कह देते हैं। मतलब कि मैं आपको समझाता हूँ कि वो पॉइंट जहाँ पे ये
अगर एक बॉडी के ऊपर एक स्टिक है, उसके ऊपर 2 मैसेज पड़े हुए हैं, वो पॉइंट जिसके ऊपर ये दोनों मैसेज पड़े हों और वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर दें, वो पॉइंट जो होगा वो उसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, अब ये इसके अंदर आपको बताया गया कि सेंटर ऑफ मास इज अ सिस्टम इन विच इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट द रोटेशन। ठीक है, अब जिस तरह मैंने आपको पॉइंट यहाँ पे बताया कि ये दोनों डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, ये फिक्स पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये फिक्स पॉइंट के ऊपर बैलेंस आउट हो जाएगा। अब इस डेफिनेशन के अंदर क्या बताया हुआ है कि अब एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना वो यहाँ से जनरेट हो रहा है। ठीक है, वो यहाँ से ऐसे, मैं पेन को इस तरह पकड़ता हूँ और इसको इस तरह बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ, तो अब इस पॉइंट के ऊपर ये बैलेंस हो रहा था। ठीक है, क्योंकि रोटेट कर रहा है इससे बैलेंस नहीं हो रहा। अब इस पॉइंट के ऊपर ये बैलेंस हो रहा है, इसका मतलब कि ये वाली फोर्स है, ये वाली यहाँ पे जो वेट एक्ट कर रहा है वो सेम है, और ये जो पॉइंट है ना ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब सेंटर पॉइंट के ऊपर जब भी कोई फोर्स लगाई जाती है, वो उस ऑब्जेक्ट को, पूरे ऑब्जेक्ट को मूव कर देती है, रादर देन कि वो रोटेट करवाए, इस तरह रोटेट करवाए। अगर मैं इस सेंटर पॉइंट पे फोर्स लगाऊंगा, इस सेंटर पॉइंट पे मैं अगर फोर्स लगाऊंगा तो ये पूरी ऑब्जेक्ट जो है ये मूव कर जाएगा, रादर देन कि ये इस तरह रोटेट करे। जिस तरह एग्जांपल में भी दिया गया कि सेंटर पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर अगर आप फोर्स लगाएं तो वो पूरा ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। अगर हम उस सेंटर पॉइंट से ऊपर फोर्स लगाएं तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा, सेंटर पॉइंट से नीचे वाली डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऑब्जेक्ट रोटेट कर जाएगा, जबकि सेंटर पॉइंट पे फोर्स लगाएं तो ये पूरा ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। अब हम आगे आ जाते हैं, ये एक्सपेरिमेंट है एक। अब हम कपल के ऊपर आ जाते हैं। मैंने जब आपको लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के बारे में बताया था तो उसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे, उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि अगर लाइन ऑफ एक्शन यानी जहाँ से, जिस पॉइंट से ये फोर्स यहाँ पे ओरिजिनेट करी है, ये अनलाइक पैरेलल फोर्स है, तो अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी जो दूसरी फोर्स है। लेकिन अगर वो लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो बल्कि ऑपोजिट हो, कहीं और लाइन ऑफ एक्शन हो, तो क्या होगा कि एक टॉर्क जनरेट होगा और वो उसको ऑब्जेक्ट को मूव करवा देगा। तो वो जो टॉर्क जनरेट होगा उसको हम कपल कहते हैं बेसिकली। ठीक है, कपल इज फॉर्म बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। ठीक है, अब इन दोनों अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन ठीक है, अब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना ज़रूरी है और दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन तो होगी क्योंकि ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है, लेकिन इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी डिफरेंट होगा। इसी डायरेक्शन में, इसी लाइन ऑफ एक्शन में ये अभी ऑपोजिट फोर्स नहीं लग रही बल्कि इस डायरेक्शन में लाइन ऑफ इस पॉइंट के ऊपर लग रही, तो लाइन ऑफ एक्शन जो है वो चेंज हो गया और अनलाइक पैरेलल फोर्स है तो ये अब एक रोटेशन जनरेट कराएगा, टॉर्क जनरेट कराएगा, तो इस टॉर्क को हम कपल कहते हैं। इसकी एग्जांपल हम यहाँ से स्पैनर को भी देते हैं और स्टीयरिंग व्हील को भी देते हैं। अब इक्विलिब्रियम क्या होती है? इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर जो बॉडी के ऊपर टोटल फोर्सेस होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी बॉडी के ऊपर, वो उनका जो सम होता है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, अब दो तरह की इक्विलिब्रियम स्टेट होती हैं, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होती है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होती है। ठीक है, इसके अंदर हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से बता सकते हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बताया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब कोई भी जितने भी फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं उनका जो टोटल सम है वो ज़ीरो हो जाए तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव कर लेता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक बॉडी जो है वो रुक जाए तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आ गई है, यानी उनके ऊपर फोर्सेस सेम हो गई हैं तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गई है, ये लाजमी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि जितने भी रिजल्टेंट फोर्सेज हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब वो ज़ीरो हो जाए तो वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव कर लेती है। कैसे? अब मैं इस पेन के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, अब कोई और ऑब्जेक्ट आए, कोई और फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो और वो ऊपर से नीचे की तरफ अप्लाई हो रही हो तो ये और एक दूसरे को बैलेंस कर दें। ठीक है, अब ऊपर से भी एक फोर्स लगेगी और नीचे से भी फोर्स लग रही है इस पेन के ऊपर और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दें तो ये इनके ऊपर जो नेट फोर्स होगी, देखें F1 F+ F2 + F3, आपको मैंने पहले भी बताया था किस तरह हम वेक्टर एडिशन करते हैं। तो जब नेट फोर्सेस दोनों के ऊपर ज़ीरो हो जाए तो ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, बिल्कुल अपनी स्टेट के ऊपर रुक जाएगा।
मूव नहीं करेगा, तो इसको फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इसने अचीव कर लिया, ये मैं कहूँगा। ठीक है, तो जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अब कोई चीज़ मैंने लटकाई हुई है, अब मैंने एक स्ट्रिंग के साथ एक ऑब्जेक्ट को ऐसे टांगा हुआ है, अब ऊपर टेंशन अप्लाई हो रही है, नीचे उसका वेट अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसके साथ मैंने एक बॉल को टांग दिया है, टेंशन ऊपर अप्लाई हो रही है और वेट बॉडी का नीचे अप्लाई हो रहा है। अब ये दोनों सेम हो गए, अगर इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो इनका जो टोटल सम होगा, जो समीशन एफ होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। समीशन एफ जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन, नीचे डायरेक्शन में फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप टांगो तो उन दोनों को अगर दोनों बैलेंस आउट हो जाएं तो वो एक ही जगह लटक जाएगा वो ऑब्जेक्ट, और वो मूव नहीं करेगा, तो समीशन एफ ज़ीरो हो जाएगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रीच कर गई है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि फर्स्ट कंडीशन रीच करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि बॉडी रुकी है। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है कि नेट फोर्सेस उसके ऊपर ज़ीरो हो गई हैं। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है? सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, इवन कि अगर उसके ऊपर फोर्सेस ज़ीरो हैं, ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा है तो उसके ऊपर जो नेट एक्सेलरेशन है ना उस बॉडी के ऊपर, सेकंड नेट एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जब एक तो फोर्सेस का सम ज़ीरो हो जाए, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर अब जो टॉर्क है वो भी जब ज़ीरो हो जाए तो उसके ऊपर उसको हम कहेंगे कि ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इसने रीच कर लिया। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बॉडी है, अब इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुई है, अब ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं लेकिन लाइन ऑफ एक्शन इसका डिफरेंट है अब, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हुई है। अब दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों फोर्सेस इसकी ये अनलाइक पैरेलल फोर्स है और पैरेलल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट मूव तो नहीं करेगा, ना ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करेगा ना ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ऑपोजिट फोर्स लगाई है। अब समीशन एफ जो है वो तो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन अब इसके ऊपर एक ये पिवट पॉइंट है तो इसके ऊपर एक टॉर्क जनरेट होगा, या तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो समीशन टॉर्क जो है ना वो ज़ीरो नहीं होगा। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि जब फर्स्ट कंडीशन भी अचीव हो जाए और साथ साथ समीशन टॉर्क जो है वो भी ज़ीरो हो जाए। समीशन टॉर्क क्या होता है? जितने भी टॉर्क बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है, जितना भी उसका जो सम है वो ज़ीरो हो जाए। तो जब बॉडी के ऊपर टॉर्क भी ज़ीरो हो जाए और बॉडी के ऊपर नेट फोर्सेस का सम भी ज़ीरो हो जाए तो वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रीच स्टेट अचीव कर लेता है। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम बता देता हूँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल कहते हैं स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है कि बिल्कुल एक जगह पे रुका हुआ। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी वो मूव तो कर रहा है लेकिन वो एक ही कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। और न्यूट्रल पोजीशन का कहते हैं कि वो मूव तो करे लेकिन अपनी न्यू पोजीशन अचीव कर ले। ठीक है, अब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होती है? अब मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है, इसका मतलब क्या है कि ये डाउनवर्ड